रहे हैं। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी, आज पीएसयू बैंक्स का दिन है और कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों टॉप ट्रेडेड काउंटर्स हैं, खासकर एफएनओ स्पेस में। जुड़ते हैं यहाँ पर अपने मित्र श्री प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा पर आप टिप्पणी करना चाहते हो? अक्सर आपको देखा जाता है इस स्टॉक पर राय देते हुए। 1,61 के ट्रांजैक्शन अभी, और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर एक 27 लाख की भी डील होती हुई दिखी है बैंक ऑफ बड़ौदा पर। कुछ यहाँ पर पसंद आता हो तो उस पर टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे ध्यान है शैल जी कि आपने सुबह सुबह इस पर थोड़ा जिक्र किया था। मेरे उस समय उस पर रडार पर था। बहुत बढ़िया मोमेंटम है। टारगेट तो बाद में सोचेंगे, लेकिन 86 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। पहला टारगेट 90 रहेगा, फिर 92, 94 रहेगा। मुझे लगता है इसमें जो तेजी पकड़ेंगे, जो मोमेंटम है, वो काफी हद तक 1-2 दिन, 3 दिन ऊपर ले जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, मैं एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ार सर्वोपरि है। वैसे तो हम लोग आपको बहुत अच्छी खबरें आने से पहले लेके आते हैं, ख़ासकर लक्ष्मण जी, लेकिन बाज़ार सब कुछ जानता है और हो सकता है कि आप ये जो चहक देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स में, इसका कोई मेल हो। जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आपको फ़िलहाल संबोधित करती हुई दिखेंगी। पूरे सेक्टर में मोमेंटम है और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, लेकिन कैनरा बैंक और पीएनबी भी चहकते हुए दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर, फेडरल बैंक एक और बैंक है डे हाई पर आपकी स्क्रीन पे। अपोलोटाइज का जिक्र जिसका मैंने किया वो अगर आप देखें डे हाई के स्तर पे कारोबार करता हुआ। राहुल जी, नई सीरीज में आपने बैंकों को और एसबीआई को, पीएसयू बैंकिंग बास्केट को रोलवर्स की शीट पे कैसे देखा? और आई थिंक अभी कुछ देर बाद जो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है उसके मद्देनज़र अगर कोई सरकारी बैंक ट्रेड करना हो जिसमें डाउनसाइड रिस्क काफ़ी लिमिटेड हो, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपके जहन में क्या आता है? किसको ट्रेड करना चाहिए? वी हैव पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड फाइनली एसबीआई। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज एक तरह से यहाँ पे मार्केट में जो हिसाब से पीएसयू बैंक्स पे जैसे शैल जी ने पकड़ा कि जो एक तरह से मोमेंटम है आज के सेशन में, ये कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहा है कि और अपसाइड देखने को मिल सकती है आने वाले सेशंस में। अगर पूरे का पूरे पीएसयू पैक में देखें तो एसबीआई में जो सेटअप है वो काफी कंफर्टिंग है। फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे और स्टॉक एक तरह से यहाँ पर 450 465 के लेवल लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे हिसाब से एसबीआई को ही बाय करना चाहिए। 420 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 12 रुपए की रिस्क। और मेरे हिसाब से अगर जैसे जो हिसाब से इसमें सेटअप है, अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है आज की 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये स्टॉक इजीली कंफर्टेबली आपको 450 के लेवल क्रॉस करा सकता है। तो एसबीआई बाय कीजिए। 420 का स्टॉप लॉस रहेगा, 450 और 465 के 2 लक्ष्य रहेंगे। ओके, एसबीआई अगर आप देखें बाय करना चाहिए आपको। और राहुल जी, अगर आप देखें कहीं ना कहीं लीडर्स के साथ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो शैल जी ने बात करी बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये फीवर है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें वाइब्रेशंस है पूरे बैंकिंग बास्केट में, अगर आप देखें स्प्रेड होती हुई। लुक एट कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें 158.90 पे डी हाई पर है। एक काम करता हूँ, जरा क्लासीफाई करने की कोशिश करता हूँ इसको कि एग्जैक्टली बैंकिंग में हो क्या रहा है इस वक्त। अगर आप बैंकिंग में देखें 4.4% ओआई एडिशन है। सबसे बड़ा ओआई एडिशन शैल जी आज है 13.3% का बैंक ऑफ बड़ौदा में। देन आता है 8.1 बंधन बैंक में, और उसके बाद अगर आप देखें थर्ड पायदान पे प्राइस गेनर्स के साथ अगर आता है कैनरा बैंक, और उसके बाद पीएनबी में करीब 2.4%। यानी यकीनन पीएसयू बैंकिंग बास्केट अच्छा ओआई खींचता हुआ। राजेश सतपुते जी, 159 कैनरा बैंक, एक बड़ा सप्लाई जोन पार किया है इसने। आपको क्या लग रहा है, आई मीन इस स्ट्रेच में कहां तक जा सकता है ये स्टॉक? मुझे लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव है दैट इज 165। तो मैं वही देख रहा था, 160 का कॉल ऑप्शन 7 रुपीज के आसपास मिल रहा है। तो प्रोबेबली एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, जो एटीएम पे ये काम हो सकता है। तो कैनरा बैंक डेफिनेटली मैं यही कहूंगा, अगर फ्यूचर में लॉन्ग करना है तो 159 पे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा आपका करीबन 156 का, टू बी ऑन अ सेफर साइड। और जैसे 160 का कॉल राइटर में निगेट हो जाएगा, 160 के ऊपर फ्यूचर ट्रेड करेगा, 165 166 अनफोल्ड करेगा। तो इट्स अ क्लियर कट बाय इन कैनरा बैंक।
क्लियर कट बाय इन कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अच्छा मूव जनरेट करता हुआ पूरी की पूरी बैंकिंग बास्केट लेके आई है। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, डे हाई पर। एसबीआई वगैरह आप देखें तो ऑलमोस्ट अच्छी ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है। इंडेक्सेस देखिए आइए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी है करीब करीब 35,425। यस, ऑलमोस्ट अगर आप देखें कुछ मिनटों पहले, उस महत्वपूर्ण इवेंट से पहले बैंक निफ्टी, जरा प्लीज इंटरडे चार्ट लेके आइएगा आप। शुरुआती अगर 20 मिनटों को छोड़ दें आज बाजार के, जहां पर बैंक निफ्टी 35,550 तक भी गया था, आज की जो 80% ट्रेजेक्ट्री है अब तक की, उसके हाईएस्ट क्लस्टर में शैल जी इस इवेंट से पहले आकर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा हम लोग केंद्रित रखते हैं बैंकों तक, क्योंकि अगर आप देखें बहुत कुछ है भी नहीं डेरिवेटिव्स वाले पार्ट्स में बैंकों के सिवाय। इस वक्त लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक, एक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का काउंटर जिस पर शायद बात करनी बनती है। राहुल जी, कोटक महिंद्रा बैंक 1739, इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? सिर्फ आज के इस इवेंट के मद्देनजर नहीं, इस बात को देखते हुए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एटलीस्ट पिछली 16-17 कैंडल्स का लो इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। राहुल जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप और क्या अप्रोच रखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पे? जी हाँ वीरेंद्र जी, कोटक बैंक में यहाँ पर एक तरफ से जो सेलिंग थी वो लगती है कि पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई है। और अगर जो हिसाब से बैंक निफ्टी में सेटअप है आज, अगर लास्ट में एक तरह से बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल निकलते हैं तो कोटक बैंक में हमें इसका जो 50 डीएमए है तकरीबन 1775 के आसपास, वो चैलेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। और पोजिशनली यहाँ पर एक तरह से जो हायर लो का स्ट्रक्चर है जो कि हमने शुरू किया था अप्रैल महीने से, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटैक्ट होता हुआ दिखेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छी लॉन्ग्स के फेवर में है। यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर, यानी कैश के हिसाब से 1720 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। तकरीबन 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है। अगर व्यू सही होता है तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से कंफर्टेबली आपको 1800 का लेवल क्रॉस करते हुए देखते मिल सकता है। साथ ही में मैं नजर डालना चाहूंगा फेडरल बैंक पे, जहां पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने एक तरह से अपने 86 के लेवल को क्रॉस किया है आज कंफर्टेबली। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड बनता है, जहां पर 90 रुपीज तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और नीचे में आप 86 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। राहुल जी, बहुत बढ़िया आपने स्टॉक मार्क किया। वीरेंद्र जी और मैं चैट पर अभी बात कर रहे थे फेडरल बैंक के बारे में। देखिए फिलहाल आपके सामने 8730 है और बिल्कुल तैयारी में है ये काउंटर अपने छोटे पब्लिक सेक्टर पीयर्स के साथ एक अच्छा मूव देने में। 8785 का तो प्राइस है ही, और हमारे डायरेक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक शानदार कैंडलस्टिक चार्ट जिसमें आप ये देखेंगे कि अब 8735 तो हो ही गया और कुछ ही समय में आप देखिए जो आपने फ्राइडे का वॉल्यूम देखा था वो आपको क्रॉस होता हुआ दिखेगा। आपके सामने लगभग 1,06,30,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और फ्राइडे को ये वॉल्यूम थी लगभग 1,42,00,000 शेयर की। फेडरल बैंक पर नज़र रखिए, अब 8750 आपके सामने स्क्रीन पर होता हुआ और यहाँ पर छोटी मोटी ब्लॉक डील्स आपके सामने स्क्रीन पर होती हुई दिखेंगी। पूरा का पूरा आज वीरेंद्र जी आपको छोटे साइज़ का तेज़ी में दिखेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का काउंटर, और फेडरल बैंक के साथ साथ सीएसबी बैंक में भी हम लोगों ने सुबह तेज़ी पकड़ी थी, तब प्राइस था लगभग 343 और अब आपके सामने फेडरल बैंक भी चहकता हुआ। दोनों ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो साउथ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेसेस बहुत बड़े हैं और उस वजह से भी आप देखिए एक अच्छी लहर बाज़ार में आपको आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो हुआ है 8750 पर। वीरेंद्र जी कुछ टिप्पणी अगर आप करना चाहें तो फेडरल बैंक पर। जी हाँ, फेडरल बैंक शैल जी एक बार जरा चार्ट पे देखते हैं और डेरिवेटिव्स के ओआई का अगर आप देखें क्लासिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा। आज बैंकों में अगर आप फेडरल बैंक की प्लेसमेंट देखें तो ये प्राइस इजाफे के साथ विद इन द निफ्टी बैंक लगभग 2% के इजाफे के साथ करीब 3.5% का ओएडिशन हुआ है। तो लॉन्ग्स अच्छे बिल्डअप हुई हैं। पूरा का पूरा जून स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल पे था, लेकिन उसको गार्ड कर रहा था 10 डेमा, उसके ऊपर कभी नहीं निकलता था। आज फाइनली 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर निकला, आज का लो वही है और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। तो यस मोमेंटम है शैल जी। मेरे ख्याल से अब इसका अगला टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा करीब करीब 90 या फिर 91 की ट्रैजेक्टरी में। मोमेंटम अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छा है और अभी आप देखें तो करीब 1 घंटे का कारोबार बाकी है और ये अपने कल के वॉल्यूम्स को ऑलमोस्ट मैच ही कर चुका है। तो वॉल्यूम्स, ओआई और प्राइस बिहेवियर और एवरेज को देखते हुए इट्स डूइंग वेल। 89, 90 आप कैसे रीड कर रहे हैं
फेडरल बैंक को राजेश सतपुते जी, और आप कोई ऑप्शन लेना चाहेंगे क्या इस पे? वीरेन, यहाँ पे 90 का कॉल ऑप्शन देखिए फेडरल बैंक में। इट्स अ क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पे यानी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थे उसको ब्रेकआउट दिया विद राइज इन वॉल्यूम, तो 90 तो महज एक लेवल होगा, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है 94-95 तक फेडरल बैंक जा सकता है। सो 90 का कॉल ऑप्शन बाय करें ₹2.70, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ₹2.70 पे मिल रहा है आपको। एक छोटा स्टॉप लॉस रखना है ₹1.5 के आसपास, और अगर हम सही ठहरे यानी एक बार 90 के ऊपर जाता है, एटीएम हो जाता है ये कॉल, तो आपका ये कॉल ऑप्शन डबल हो जाएगा। सो फेडरल बैंक, यस, इट्स अ क्लियर कट बाय। फेडरल बैंक अगर आप देखें तो ये अच्छा बाय है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 8780 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। बैंक से मोमेंटम है, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को यहाँ बदल लेते हैं, और जब तक कि और किसी स्पेस में मोमेंटम नहीं आता, जरा IRCTC के नंबर्स को लेकर बात करते हैं सुमित से। सुमित, गुड आफ्टरनून। IRCTC अब तक बाजार ने इसको एक ओपनिंग अप थीम के अंतर्गत अगर आप देखें काफ़ी बड़ा एडवांटेज दिया सुमित। जैसे ही कोरोना की फिगर्स जो थी वो कोविड 2 में काफ़ी अगर आप देखें नीचे आने लगी थी, IRCTC का चार्ट लेके आइए। मैं एक बार एक इंप्रेशन रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे हुआ क्या बीते 3 महीने में इस स्टॉक में। आपकी स्क्रीन पर ये 2078 के जोन में है, और आप समझ लीजिए कि जून फर्स्ट वीक में इसका प्राइस था करीब करीब 1880 रुपये, और उसके बाद इसने हाई लगाया करीब 2167 रुपये का। सुमित, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, वाई बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर शायद थोड़े ढीले दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे इन नंबरों को देखना शुरू करेंगे तो आपको बेहतर साइड पे आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो लॉकडाउन का इंपैक्ट है वो Q1 के अंदर है, तो Q4 में उतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन Q1 में कमेंट्री किस तरह की है, क्या आगे डिटेल है, वो उस पर नजर रखनी होगी। आंकड़ों के लिहाज से करीब करीब 330 करोड़ रुपए के आसपास का एक रेवेन्यू का आंकड़ा, जो कि 587 करोड़ से गिर कर आएगा वाई बेसिस पर। सीक्वेंशियली आंकड़ा करीब करीब 260 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में 330 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एबिटा फ्रंट पर भी 185 करोड़ से घट के 143 करोड़ रुपए आपको वाई बेसिस पे दिखेगा। सीक्वेंशियली ये भी करीब 120-25 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़ की तरह आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लास्टली मुनाफे का आंकड़ा करीब 151 करोड़ से घटकर 123 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तिमाही आधार पर ये डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में होगा, यानी 95 करोड़ था, वहां से 123-124 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सीक्वेंशियल बेसिस पे अच्छे नंबर्स, क्योंकि अनलॉक का प्रोसेस है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसीलिए 3 तिमाही से लगातार इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा था, पिकअप था वहां पर। लेकिन Q1 ऑनवर्ड्स और लेटर Q4 में थोड़ा बहुत इंपैक्ट कंपनी का लॉकडाउन का आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अनलॉक प्रोसेस की वजह से पिकअप जरूर देखने को मिला है। ट्रेन स्टार्ट से केटरिंग और टूरिज्म, जो इनकी 2 प्रोमिनेंट बिजनेस हैं, वहां से नंबर्स के अंदर पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन IRCTC केस में सबसे बड़ा ट्रिगर बनेगा इनकी कमेंट्री, कॉन कॉल किस तरह की आती है और ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू क्या आते हैं, क्योंकि नंबर्स के बाद Q1 को लेकर किस तरह का आउटलुक आता है, फर्दर कैसे ट्रेन्स ओपन अप हुई हैं, कैसे वहां से रेवेन्यूज उठ रहे हैं, आगे के लिए क्या प्लान है, कौन कौन से नए रूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये कुछ चीजें होंगी जिसको बाजार ब्रोकर्स कीनली वॉच करेंगे। लेकिन सो फार नंबर्स में जो इंप्रूवमेंट है वो लग रहा है बाजार को देखकर कि शायद कुछ हद तक डिस्काउंटेड दिखाई पड़ रहा है। ये बात आपने सुमित जी बिल्कुल सही कही कि डिस्काउंटेड आपको दिखेंगी अर्निंग्स, लेकिन यहाँ पर दीवान साहब की एक मोहर लगवाते हैं। दीवान साहब, ये बात तो पक्की ही थी कि अगर एक मोनोपोली ट्रेड आपको बाज़ार में दिखता है जहाँ पर बहुत बढ़िया टेलविंड है अनलॉक 2.0 की, वो है IRCTC। पिछले 2-1 महीने में हम लोगों ने देखा कि ये काउंटर मजबूत रहा, बशर्ते कि आपने पूरी ट्रेन्स बंद देखी, पूरा रेलवे का महकमा बंद था कोविड 2.0 की वजह से। अब बताइए आपको ये काउंटर कैसा लगता है? लगभग 2100 पर ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर हमने ऑल टाइम हाई जो देखा है वो है 2175। शायद जी बहुत ही उम्दा बिजनेस मॉडल है, कोई उसमें दो राय नहीं, बट ये जितनी भी अच्छी चीजें आने की अपेक्षा है वो सारी मेरे हिसाब से इसमें प्राइस्ड इन है अभी। तो मैं इस लेवल पे इसको लेके ये चिंता नहीं वो करना चाहता, उस चिंता के साथ रहना नहीं चाहता कि कब खुलेगा, ओपनिंग कब होगी, वापस कब ट्रैफिक बढ़ेगा और वापस रेवेन्यू कैसे आने लगेगा। और एक चीज और होगी कि रेलवे के ट्रैवल में जितना हो सकेगा लोग देखेंगे, प्रेफर करेंगे कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाले ट्रैवल जो है उसमें मायने रखती है तो करेंगे, अदरवाइज फ्लाइट्स विल स्टिल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन। सो ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस इनका जो आता है, जो केटरिंग और टिकटिंग से प्राइमरली,
उसको थोड़ा स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, पुराने लेवल्स पे आने में टाइम लगेगा, उसको पार भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 1300 का भाव था, आज 2100 का है। तो आई वुड बी स्लाइटली कॉशियस। फिलहाल इसमें लेने की जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चलिए, आपके सामने IRCTC फिलहाल स्क्रीन पर काम करता हुआ दिख ही रहा है और हमारे साथ रचना जी जुड़ चुकी हैं, वो आपको इस पर एक टेक्निकल कॉल देंगी। रचना जी, स्वागत है आपका। बताइए, पोजिशनली IRCTC कैसा लगता है? जी, मेरा ये मानना है कि पोजिशनली अगर इस काउंटर को लेना हो तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। राइट नाउ यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि 2000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है और वहाँ 2000-2030 के बीच में अगर कहीं पे एंट्री बनेगी तो ज्यादा सेफर होगा। पोजिशनल कॉल अगर है तो सेफ्टी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है देखने के लिए। एंड इन दैट केस 2000 के आसपास एंट्री करके 970 पे ऐसे लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे 2150 एंड 2200 की तरफ ये पोजिशनली जाने के लिए पॉसिबल है। सामने फिलहाल IRCTC पर चौतरफा आपको राय आती हुई दिख रही है, लेकिन दो काउंटर्स जहां पर आपको अभी नतीजे आते हुए दिखे हैं और वो स्क्रीन पर चहकते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक है NLC इंडिया और इसके नतीजे मैं आपको पढ़ देता हूं। चौथी तिमाही में जो मुनाफा है वो आया है लगभग 752 करोड़ रुपए मुकाबले 487 करोड़ रुपए के। तो बहुत ही ज़बरदस्त राइज आप देख रहे हैं प्रॉफिट में। लगभग आप समझिए 75% इजाफा आपको प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में अच्छा मूवमेंट है, 2.25% ऊपर 64 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड करता हुआ। NLC की चौथी तिमाही का जो टॉप लाइन है वो है 2840 करोड़ रुपए मुकाबले 3070 करोड़ के। तो यहाँ पर हल्का सा आप देखिए डिप है ओवरऑल टॉप लाइन में, लेकिन मुनाफा बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ। और जो काउंटर आपको 64 रुपये का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर उन्होंने 1.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो ईल्ड अगर आप देख लें तो आपको दिखेगा डिविडेंड ईल्ड लगभग 2.25% आती हुई दिख रही है। जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से। सतपुते साहब, नतीजे बहुत ही शानदार हैं NLC इंडिया के, बताइए क्या कीजिएगा? 2 रुपये ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 63 रुपये 85 पैसे। बढ़िया है, एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। मोस्टली जितने भी मिड कैप्स है उसके चार्ट यही सजेस्ट करते हैं कि ये 10 और 20 DMA के ऊपर जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसका रिसेंट टॉप था 72 का, ये आज नहीं तो कल यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। तो एट अ लेवल ऑफ 60.60 रिस्क बहुत मिनिमल है, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। पहला एक छोटा हर्डल होगा 65, जैसे 65 यानी स्विंग हाई निकाल देगा उसके बाद ये 72 को अनफोल्ड करेगा। सो इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस 2 रुपए। NLC इंडिया आपकी स्क्रीन पर आप देखें अच्छा मोमेंटम देता हुआ और NLC इंडिया 64.75 डे हाई पर है। एक बार फिर जरा इसको हमने इस कार्यक्रम में याद रखिएगा बहुत बार डिस्कस किया है और अच्छा मूव देता हुआ आपकी स्क्रीन पे 64.85 कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। यस, इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस भी हो रहा है। एक बार इसका जरा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए और 10 जून और 9 जून का इसका हाई है 56 रुपये। ये एक सेकंड में यहाँ थोड़ा सा अपने को करेक्ट कर लूँ। यस, 67 रुपये के आसपास अगर आप देखें इसका एक पिवट पॉइंट है। उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम। तो NLC इंडिया अर्निंग्स का सपोर्ट और अब 67 और 67.10 इसके ऊपर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम। शैल जी लीजिए 65.20 और 67 की शैल जी मेरे को पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हुई इस स्टॉक में। शैल जी। वीरेंद्र जी, ये ऐसा अतरंगी काउंटर है जिस दिन चलता है आप देखिए बिल्कुल निहाल कर देता है। 65 का प्राइस आपके सामने है और इन शानदार नतीजों के बाद आपके सामने 30, 18, 17, 27 और 37 लाख का इंडिविजुअल ब्लॉक डील्स होती हुई दिख रही हैं। दीवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी है लगभग 1.2% भारत की थर्मल पावर बनाती है और दीवान साहब इस पर प्रकाश डालते हुए दिखेंगे। बहुत ही हाई बीटा और लो टिकट साइज आइटम दीवान साहब NLC इंडिया, नतीजे आपके सामने हैं, कुछ कीजिएगा क्या? शैल जी देखिए, ये यूटिलिटीज के पावर प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज हैं इनके दिन बदलते हुए आपको पिछले साल से दिखना शुरू हुए थे। उसका कारण था कि जो डिमांड ग्रोथ हुई और कोई नई कैपेसिटी आई नहीं,
तो हर एक इस क्षेत्र की कंपनी ने पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद जो इक्विपमेंट सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इस सारी वैल्यू चेन में रंगत बदलते हुए हमने देखी। एनएलसी की भी एक री रेटिंग ड्यू सी थी, काफी समय से नहीं हुआ था, क्योंकि इस कंपनी निवेली लिग्नाइट में क्या है कि इनके जो प्लांट्स हैं थोड़े पुराने हैं, तो इन्होंने इनके जो पीएलएफ्स होते हैं वो वैसे वाले ऑप्टिमल वैसे नहीं आते थे। बट पिछले साल इनको जो चांस मिला, लॉकडाउन का जो पीरियड था, स्लो डाउन वाला जो पीरियड था, उसमें इन्होंने जो जो अपग्रेड्स करे होंगे, उससे आपको एटलीस्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल रीसेट सा हुआ है, फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग की वजह से बैलेंस शीट को जो भी इन्होंने संवारा, तो आय इतनी शायद मेरे ख्याल से नहीं बढ़ी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। बट पावर कंपनीज में अगर आपको इत्मीनान से लेके 5 साल के लिए छोड़ के रखना है, तो फिर आपको कोई ऐसी कंपनी लेनी पड़ेगी जैसे एनटीपीसी हो गई या टाटा पावर। हमने टाटा पावर की तो बहुत बार बात की है और ऑलरेडी वहां से 30-35% बढ़ भी चुका है। फिर भी मैं आज कह रहा हूं कि जो कंपनी फ्यूचर के बिजनेसेस में है, फ्यूचर के एनर्जी बिजनेसेस में है, रिन्यूएबल्स में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, उसमें हाथ डालिए, ना कि जो थोड़ी सी पुराने किस्म के बिजनेसेस कर रही है। सो एनएलसी अच्छा है, जो लोग के पास है उनको एक चांस मिल जाता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने का। बट फ्रेश बाइंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। बट पावर क्षेत्र में एलोकेशन जरूर रखें, बट चुनिंदा कंपनीज के साथ ही जाए।